नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी बदला नाम मिला सम्मान। जी हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। शिक्षक दिवस पर मोहन सरकार ने कुलपति का मान बढ़ा दिया है। जाहिर है कि मोहन सरकार का फोकस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने पर है, लेकिन कांग्रेस तंज कस रही है कि शिक्षक दिवस पर महज शिक्षकों का सम्मान करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को कांग्रेस राजनीति के चश्मे से क्यों देख रही है, और मोहन सरकार का विजन प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कितनी ऊंचाई पर ले जाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। शिक्षक दिवस पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। शिक्षक दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों में बड़ा बदलाव किया है। अब कुलपति के पदनाम को बदलकर कुलगुरु करने का निर्णय लिया है। गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस संशोधन को लागू किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अब से सभी निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का उपयोग अनिवार्य होगा। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव का शिक्षा से जुड़े मसलों पर विशेष फोकस है और जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करवाया था और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। लिहाजा अब इस फैसले की भी तारीफ हो रही है। शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे अपने खासकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आज शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक साथ अलग अलग विधाओं में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। और जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, आने वाले समय में सीएम राइज स्कूलों के बनने के बाद हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं देते हुए शिक्षा का स्तर भी बनाए रखना हो और शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर हम अपने प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएं। एक तरफ मोहन सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए फैसले ले रही है। नई शिक्षा नीति के जरिए प्रदेश की शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर रही है, तो कांग्रेस को इसमें खोट दिख रहा है। क्या कुछ कांग्रेस ने इस फैसले और नई शिक्षा नीति पर कहा, अब वो सुनिए। आपने जो है शिक्षक दिवस के दिन एक 100 रुपए का साल उड़ा दिया, 10 रुपए का आपने 20 रुपए का नारियल दे दिया, 11 रुपए का लिफाफा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ गई। ये मासामों के साथ बस ये काम कर रही है सरकार। आज जो है नीतियां हैं, ये नीति इनका परीक्षण भी तो होना चाहिए, इनका आत्मावलोकन होना चाहिए कि इन नीतियों से क्या फायदा हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश की शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा होता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब कुलपति के पदनाम को बदलकर कुलगुरु करना इसका ताजा उदाहरण है। कुल मिलाकर कहें तो मोहन सरकार प्रदेश में शिक्षकों के जीवन और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। और जिस शिक्षा नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती थी, तो ये हम भी जानते हैं और आप हमसे बेहतर जानते हैं कि जो लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाकर गए, या अंग्रेज जो भारतीय दंड संहिता बनाकर गए थे, वो आज भी हम उसको ढोए चले जा रहे थे। और अगर उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है तो क्यों ना इसकी सराहना की जाए, और क्या कुछ और आमूलचूल बदलाव जरूरी है। क्योंकि जो इतिहास का लेखन है उससे लेके अभी जो फिल्मों के लेखन तक हम देखते हैं कि एक वर्ग विशेष, या कहें कि एक आइडियोलॉजी के प्रति जो लोग प्रेरित होकर उसमें अपने हिसाब से संशोधन करते रहते हैं। फिर उसको ऐसे नैरेटिव सेट करके बढ़ाया जाता है कि जो वो कह रहे हैं, जो वो पढ़ा रहे थे, वो एकदम सही था। इसके बाद ना पहले कोई इतिहास था ना बाद में कोई इतिहास होगा। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि स्वतंत्रता के साथ ही ये जो अंग्रेजों की पूरी शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति को उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए था। और भारत का जो परंपरागत रहा है वो व्यक्ति निर्माण की जो बात रही है,
ये जो मैकाले की शिक्षा नीति है, ये मैकाले की शिक्षा नीति व्यक्ति को व्यक्ति नहीं बनाती, व्यक्ति को नौकर बनाती है। एक सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही शर्मा जी। तो कितने पैसे खर्च हो जाते हैं केजी से लेकर के उसको तमाम पढ़ाइयों में, और उसके बाद अंततोगत्वा उसको अपनी कहीं ना कहीं नौकरी के लिए किसी कतार में लगना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये शिक्षा पद्धति व्यक्ति को व्यक्ति नहीं बनाती, व्यक्ति को नौकर बनाती है। और उसका एक उदाहरण ये है कि अगर कहीं चपरासी की जगह निकलती है तो उसमें इंजीनियर भी अप्लाई करते हैं। तो कुल मिलाकर के इंजीनियर की डिग्री तो लटका ली, लेकिन क्या व्यक्तित्व का विकास हुआ क्या? तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति व्यक्तित्व का विकास। इस पिछले सालों में अगर आप देखें तो अंग्रेजों की जो शिक्षा थी उसी शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास हुआ। और पिछली सरकार में तो उन्होंने शिक्षा कर्मी भर्ती किए, शिक्षक के बजाय, गुरु के बजाय 500 रुपए में, जैसे सफाई कर्मी भर्ती होते हैं वैसे शिक्षा कर्मी भर्ती किए। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो उस पूरे सिस्टम को बदलना, और पूरे सिस्टम को बदल करके पूरे कोर्स को बदलना, और इतिहास की और सारी पुस्तक और समाज शास्त्र की इन सारी पुस्तकों को अंग्रेजों को उठा करके कचरे में फेंकना। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शब्द आया है भूगोल। मेरी दृष्टि से ऋग्वेद कम से कम 14,000 वर्ष पुराना है और अधिकतम 16.5 लाख वर्ष पुराना होगा। यदि मैं विदेशी शोधकर्ताओं की बात मान लूं तो विदेशी शोधकर्ताओं ने ऋग्वेद का कार्यकाल 4,000 वर्ष पूर्व किया। यानी 4,000 वर्ष पूर्व मेरे पूर्वज को पता था कि धरती गोल है। अथर्ववेद में आया है कि सूर्य ने धरती को घुमा रखा है। इसका अर्थ है कि सूर्य धरती के आसपास घूमती है। अगर 17वीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक ब्रूनो ने कहा कि धरती गोल है और सूर्य के आसपास घूमती है, उसको सजाए मौत दे दी गई थी चौराहे पर। गैलीलियो ने कहा तो उसको जेल में डाल दिया गया था। तो हमारा विज्ञान इतना पुराना। पूरी दुनिया की जो सर्जरी है 15वीं शताब्दी में यूरोप के लोग हमारे यहाँ आए हैं और उन्होंने नाक की सर्जरी देखी। ये सर्जरी जो होती है उस सर्जरी के इतिहास में लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो पूर्वज थे शिक्षा के मामले में बहुत अग्रणी थे। हमारे यहाँ केवल शिक्षक की व्यवस्था नहीं थी, ये 3 श्रेणियां थी। आचार्य अलग थे, गुरु अलग थे, सदगुरु अलग थे। जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता था उसको पढ़ाने वाले आचार्य होते थे। और फिर व्यक्ति की निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ जो दीन दुनिया की पढ़ाई है उसके साथ हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है। जैसे हम तीनों बैठे हैं, हम तीनों की न केवल सूरत अलग है, तीनों की पसंद अलग है, तीनों की प्रतिभा अलग है, तीनों की प्रज्ञा अलग है, खून का DNA अलग है, आंख की पुतली अलग है, आवाज अलग है। ठीक उसी प्रकार हमारा कौशल अलग है। तो दूसरा व्यक्ति हमारे कौशल का अध्ययन करने के बाद जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप करता था उसे गुरु कहा गया। और फिर सदगुरु उसको कहा गया जो इस लोक के अलावा परलोक की बात करता है। जैसे मान लीजिए आपका ही मैं बताऊं, ब्रजेश जी, आप 2 प्रकार के ब्रजेश जी। एक ब्रजेश जी जिनको मैं देख रहा हूं, जिनका चेहरा देख रहा हूं, जिनकी बॉडी देख रहा हूं, लेकिन एक दूसरे ब्रजेश जी भी हैं जो विचार शैली में हैं। वो विचार आपका कैसा है, किस मन आपका कहाँ दौड़ रहा है। तो वो जो विचार शैली है जो अदृश्य भाव होता है, तो इसी तरीके से संसार में भी अदृश्य भाव होता है, जिसको आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी है, पदार्थ की एक एनर्जी है, एनर्जी खत्म नहीं होती, मैटर बदलता है। तो वो जो एनर्जी का अध्ययन कराया जाता है, अदृश्य का जो अध्ययन कराया जाता है, दृश्य को अदृश्य से जोड़ने का, उसे सदगुरु कहा गया है। तो मैं समझता हूं शिक्षा पद्धति को उस पर आना चाहिए और कुलगुरु का निर्णय बहुत उत्तम निर्णय है। मैं तो इसकी प्रशंसा करूंगा जी। लेकिन शर्मा जी एक और चीज़ है ना जो आपने कहा, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक जो शिक्षकों के साथ साथ जो विद्यार्थी हैं कि तर्क और कुतर्क का अंतर भी समझाना जरूरी है। क्योंकि कई सारे अभी जो सोशल मीडिया की हम बात करें तो अभी कई दिनों से एक पोस्ट बड़ी व्यापक चल रही जो कि आपने पुराने इतिहास का जिक्र किया है कि साहब जब गणपति जी की शल्य चिकित्सा कर दी गई थी, उनको दूसरा सिर लगा दिया गया था हाथी का, तो एकलव्य ने क्या बिगाड़ा था, वो आदिवासी था इसलिए उसके अंगूठे की सर्जरी नहीं की गई। तो ये जो अधकचरा ज्ञान पढ़ाया गया अंग्रेजों के ज़माने से और अब उसको और इजाफा होता जा रहा है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ नीतियों में परिवर्तन जरूरी है, इसके भी कोई बैरियर जरूरी है। देखिए, इसका स्वाभाविक रूप से इसको विशेषज्ञों द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों का शोध करना पड़ेगा। उन्होंने मिलावट केवल हमारे विचारों में, हमारी नस्ल में ही नहीं की है, तो उन्होंने हमारे ग्रंथों में भी मिलावट की है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो कथा आती है, एकलव्य की कथा आती है, वो महाभारत में आती है। बिल्कुल। व्यास जी ने श्लोक जो लिखे हैं वो केवल 24,000 श्लोक लिखे हुए हैं।
अब इस समय जो महाभारत बाजार में है, जिसमें एकलव्य की कथा है, उसमें 1,00,000 श्लोक है। आखिर ये 76,000 श्लोक किस कार्यकाल में बढ़े? एक बात। किसने बढ़ा है, दूसरी क्यों बात, बढ़ा हमारे है? यहाँ बिल्कुल। किसने बढ़ा है, उसका षड्यंत्र क्या है उसका? तो मोटे तौर पर ये सारा का सारा ये जो षड्यंत्र हुआ है विभाजन का, फिर हमारे यहाँ सारे लोग ऋषियों की संतान है। हमारे यहाँ कोई वनवासी अलग नहीं है, कोई नगरवासी अलग नहीं है, कोई ग्रामवासी अलग नहीं है। हमारे यहाँ सारे लोग 7 ऋषियों की संतान है। हमारे यहाँ 4 व्यवस्थाएं हुआ करती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में केवल 5-6 साल तक लड़का अपने घर में रहता था, बाकी जंगल में जाता था। सारे कॉलेज, अस्पताल, सारे अनुसंधान केंद्र जंगल में होते थे। रामचंद्र जी भी जंगल में पढ़ने गए हैं, ऐसा नहीं है कि माँ साहब शहर में आ गए। बिल्कुल। फिर आगे चल करके 25-30 साल गृहस्थ आश्रम के, फिर वानप्रस्थ में जंगल चले गए और सन्यास में जंगल चले गए। तो सारे के सारे लोग 7 ऋषियों की संतान है। ये जो विभाजन है वो गुण कर्म के आधार पर है। आपका भी, ब्रजेश जी का भी, मनोज जी आप दोनों का भी देखेंगे तो कोई ना कोई गोत्र किसी ऋषि पर ही होगा। तो कुल मिलाकर के जैसे आज हम तीनों में से अगर पिताजी से पूछेंगे तो किसी न किसी गांव से हमारा संबंध है। 300 साल पहले सब लोग जानते थे कि उनका वंश से संबंध है, लेकिन योजना पूर्वक ये जो विभाजन हुआ है वनवासियों का अलग और इनका अलग। एक बात, 2 उदाहरण देकर के मैं बात को खत्म करूंगा। जी बिल्कुल। मनोज जी, दुर्गावती को गोंडवानी की रानी कहा जाता है कि साहब वो गोंड थी, वो बनवासी थी, लेकिन वो कालिंजर के राजा की पुत्री थी। कालिंजर चंदेल राजा थे और उसकी माँ जो थी वो राणा सांगा की बहन थी। तो कुल मिलाकर के क्या अगर चंदेल अलग होते और बनवास गोंड अलग होते तो क्या वो अपनी बेटी ब्याह देते इनको? और वो भी उस जमाने में। निश्चित रूप से। और भोपाल की रानी कमलापति वो सूर्यवंशी थी, राजस्थान का परिवार था, और ये गोंड थे। अगर गोंड अलग होते, वो अलग होते तो क्या बेटी ब्याह देते? कुल मिलाकर के मीराबाई को, झाला रानी को क्या रैदास जी गुरु मिलेंगे? दूसरे रामानंदाचार्य को गुरु नहीं बना सकती थी? तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ गुण कर्म के आधार की व्यवस्था थी। ये समाज को बताना बहुत आवश्यक है। हम सब ऋषियों की संतान है। आर्य शब्द करीब 27 बार ऋग्वेद में आया है। आर्य यानी श्रेष्ठ नागरिक बनाना, परंपरा है। आदर्श नागरिक बनाना, श्रेष्ठ नागरिक बनाना। आर्य कोई नस्ल नहीं है, लेकिन वो कह के चले गए कि आर्य हमलावर है, कोई कभी पढ़ाया जा रहा है। तो उनके द्वारा ये सारा किनारे करना और जो भारत का स्वत्व है, भारत का तत्व है, उसको आगे बढ़ाना। एक और बात मनोज जी कह करके मैं बात को विराम दूंगा। आज आपसे क्षमा के साथ लंबा बोल गया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक हम चाहते ही है कि आपका जो ज्ञान है वो दर्शकों तक पहुंचे। जी। आपस में लड़ाने के लिए एक थ्योरी गढ़ दी कि ऋषभ देव जी के लड़के का नाम भरत था, इसलिए भारत का नाम भारत पड़ा। एक थ्योरी गढ़ दी कि शकुंतला के बेटे का नाम भरत था, इसलिए भारत से भारत पड़ा। एक थ्योरी गढ़ दी कि राम जी के भाई का नाम भरत था, इसलिए भारत पड़ा। जबकि सत्य ये है, भारत का अर्थ होता है ज्ञान में रत। भा जो आया है वो ज्ञान के लिए आया है, प्रकाश के लिए आया है। जी। गीता में श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन को कहा है कि हे भारत, तो ज्ञान में रता। तो भारत के लोग ज्ञान में रत थे, इसलिए इसे विश्व गुरु कहा गया। जैसे आभास हो जाना, भास्कर, सूर्य के कारण उसका नाम भास्कर पड़ा। आभास हो जाना, भास जाना, भा का अर्थ जो है वो ज्ञान होता है। तो ज्ञान में रत जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो भारत को कहलाया है। तो अब वो लेकिन लड़ाने के लिए 3 थ्योरी गढ़ के चले गए। तो आज विशेषज्ञों की टीम की बहुत आवश्यकता है, जो हमारे पाठ्यक्रमों का अनुसंधान करे, जो सारे शिक्षालयों का, सारे विद्यालयों का उस आधार पर पुनर्गठन करे, इसमें व्यक्ति का विकास हो। व्यक्ति पढ़ाई के बाद, डिग्री के बाद नौकर ना बने। ये जो अंग्रेजों की सिस्टम था उसको किनारे किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, किनारे किया जाना चाहिए। जो शर्मा जी ने कहा कि नाम बदल गया, मान भी बढ़ाना जरूरी है। और ये इतना बड़ा ध्रुव कार्य है, क्योंकि जब कोई सरकारें आती तो अपने हिसाब से सिलेबस बढ़ाने का प्रयास करती है। उनको ये मतलब नहीं होता है कि इतिहास में क्या लिखा गया था, क्या गलत था, क्या सही था। वो अपने अपने तरीक़ों को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। और अब जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, जो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू की थी, और जब मोहन यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री था, मुख्यमंत्री हैं, कि नए फार्मूले के साथ कि जो 2 करोड़ बच्चे उनको मुख्य धारा में लाना, कुलपतियों के नाम बदलना, शिक्षा का स्तर उठाना, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनको सम्मानजनक वेतन मिले, उनके काम का मान मिले। क्योंकि जब शिक्षक को पर्याप्त पैसा मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं, जबलपुर का उदाहरण है कि अगर आप एक साल में 57-58 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूल लेते हैं तो टोटल वसूली कितनी होगी पूरे प्रदेश में, पूरे देश की ये सबसे बड़ी समस्या है।
आरटीआई के तहत बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, नाम बदला जा रहा है शिक्षा का सिलेबस, लेकिन एक दिन में नहीं हो सकता है क्योंकि आपको आंगनवाड़ी से लेके मदरसे से लेके यूनिवर्सिटी तक ये बदलना है। चुनौती बड़ी है, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए मनोज जी, चुनौती तो बड़ी है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो शर्मा जी कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आपने नाम तो कर दिया कुलगुरु, लेकिन कुलगुरु के हिसाब से क्या वहाँ पे शिक्षा मिल रही है? क्या कुलगुरु कहलाने के वो हकदार हैं उतने? तो आप ये देखिए कि नाम बदलने से कल को कुछ होगा कि भाई कुलगुरु इस मामले में फर्जी बारे में पकड़ा गए, तो ऐसा तो होता नहीं था ना पहले। तो आपको नाम बदल लो, अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा में अमूल चूल एकदम परिवर्तन करने की जरूरत है। जो शर्मा जी कह रहे हैं अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी, आप उसको निकाल के फेंक दीजिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? एक साथ बदल दीजिए ना, एक बार में आप उस पर पूरा सिस्टम को बदल दीजिए। ऐसे कानून बना दीजिए कि किस तरह से मनमर्जी चल रही है। हम इसे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है मनोज जी कि आज की तारीख में एक शिक्षा माफिया बन गया है एक तरह से। वहाँ शिक्षा दी जा रही क्या? आपने शिक्षक ऐसे भर्ती कर लिए, संविदा पे भर्ती कर लिया आपने वो शिक्षक, क्या आप तनख्वाह की बात कर रहे हैं? वेतन देने भर से, ज़्यादा बढ़ाने भर से क्या वैसी शिक्षा दे सकते हैं? यदि आपने गलत भर्ती कर ली है, उस लायक नहीं है, तो उनको लायक बनाइए, ये भी दायित्व है आपका। तो ये पूरी पद्धति आपको बदलना पड़ेगी। सिर्फ आप नाम बदल देंगे तो उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ परिवर्तन आ जाएगा। आपको अमूल चूल परिवर्तन करना है। शिक्षा पद्धति में शिक्षकों की बेहतर व्यवस्था करना पड़ेगी आपको। यदि आप कुलगुरु नाम दे रहे हैं या आप कुलपति की जगह कुलगुरु कर देंगे तो बाकी का क्या होगा? लेकिन सवाल ये ना कि जो लोग सवाल जो उठा रहे, शर्मा जी ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जब आप 500 रुपये में रखोगे महीने के टीचर, तो वो क्या पढ़ाएगा और क्या उसका वही तो मैं स्टैंडर्ड मनोज होगा? जी कह रहा हूं कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा? आप उस शिक्षक को गुरुजी कहने लगो कल से, तो गुरुजी पहले क्या, हम क्या कल्पना करते हैं गुरु से? हम क्या कल्पना करते हैं गुरुजी से? वो कल्पना करते हैं ना जो हमारे वेदों में बताया है, जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उस पर कल्पना करते हैं कि आप कुलगुरु कैसे होते थे हमने। तो वो कुलगुरु भी आपको बनाना ना, वो जिम्मेदारी भी आपकी। यदि आप गुरु बना रहे हो तो गुरुजी, हम किसी शिक्षक को आज, मास्टर को हम गुरुजी कहने लगे तो गुरु शब्द का ही मुझे लगता है एक तरह से अपमान हो जाएगा मनोज जी। हमने एक बहुत बड़ा दर्जा दे रखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप गुरु को सबसे पहले पूछते हैं मनोज जी कि गुरु के बाद भगवान मिलवाने वाला व्यक्ति है, तो आप उसको उस लायक तो बनाओ कि वो गुरु कहलाए, वो कुलगुरु कहलाए। तो मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। शिक्षा पद्धति में उतने बदलाव होना चाहिए। अब शिक्षा व्यवस्था एक व्यवसाय हो गया। पहले वो आपको मानव का गढ़ता था, एक यदि आप छात्र को आप पूरा एक समझदार, हर चीज में परिपक्व इंसान बनाते थे, आप पढ़ाते थे। आज की तारीख में क्या है, आप फीस ले रहे हैं बस, लेकिन इंसान नहीं बना रहे हैं, किताबी कीड़ा बना रहे हैं आप उसको, और वो किसी काम की नहीं है, आपकी समाज का भला नहीं कर पा रही है। वो पढ़ाई के बाद जब वो नौकरी करने जाता तो वो डिग्री उसकी कोई काम ही नहीं है। डिग्री कोई काम नहीं, कोने में रख दी जाती है। सिर्फ ये कहा जाता है कि आप ग्रेजुएशन में आपने MBA कर लिया, आपने ये कर लिया, डिग्री है आपकी एक बार, इसके वाला तो आप इंसान बनाइए। वो शिक्षा पद्धति आपको लाना पड़ेगी कि आपको गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, आपको वृद्ध जीवन कैसे जीना है, आपको किस तरह से परिवार का एक अच्छा इंसान आप बनाओगे मनोज जी, तो पूरा समाज सुधर जाएगा। जो हमारी शिक्षा पद्धति थी पहले, अब शिक्षा पद्धति क्या है? अब शिक्षा पद्धति है कि एक नौकरी के पीछे भागता है आदमी, नौकर बनने के पीछे भागता है, इंसान नहीं बनता है। आप देखिए किस तरह से हमारे पाश्चात्य संस्कृति में आ रहे हैं कि हमारे यहाँ वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही। तो हम क्या शिक्षा, ये शिक्षा यदि हम दे रहे होते तो आज ट्रैफिक का जो हम कह रहे हैं, कानून का पालन करना चाहिए, कानून के बारे में सब कुछ होना चाहिए। तो आप वैसा इंसान बनाइए ना कि अपराध भी कम होंगे, उससे वो बेहतर इंसान बनेगा तो परिवार भी सच्चे होगा। आप देखिए आत्महत्या कर रहे हैं आज की तारीख में बच्चे, कभी आपने उस शिक्षा पद्धति में देखा है कि किसी बच्चे ने आत्महत्या की हो मनोज जी? तो आपको पूरा सिस्टम बदलना होगा। मुझे लगता है इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, बढ़िया कमेटी बनाना चाहिए। अगर एक प्रयास किया है, शुरुआत की है, मैं कह रहा हूं ना, प्रयास की सराहना है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। हमने अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी हैं। अब समय आ गया है कि आप धीरे धीरे से बदलाव की जरूरत नहीं है, आपको बुलेट ट्रेन की तरह चलना पड़ेगा, अमूल चूल बदलाव करना पड़ेगा, एक साथ बदलाव करना पड़ेगा, और उस पर जितनी भी एक बार में सियासत होगी हो जाएगी। तो आप एक बार बदल दीजिए ना, किस समय का इंतजार कर रहे हैं आप? दिल्ली में आप हैं, मध्य प्रदेश में आप हैं, तमाम जगह आप हैं, 3-3 टर्म हो रहे हैं आपके, मध्य प्रदेश में 4था टर्म हो रहा है, तो किसका इंतजार कर रहे हैं? बदल डालिए जी। तो शर्मा जी बदलना बहुत जरूरी, लेकिन एक और संकट है कि सरकारें जो है वो ये चाहती कि अपने हिसाब से चाहती कि बच्चे क्या पढ़ें, और कई बार जब अच्छे प्रयास भी होती है, अच्छी नीयत भी होती है, तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। जैसे हम इंदौर में देखते हैं कि एक प्रोफेसर को पकड़ा जाता है, पसंद की किताबें पढ़ाई जाते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर FIR होती है, तो दूसरी राजनीतिक दल उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, वो अल्लाह मस्ता है, कोर्ट तक मामला जाता है।
अभी हाल ही में हुआ कि संघ के जो नेता हैं, इसके साथ साथ तमाम सारे जो बड़े लोग हैं जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं, 300 के लगभग किताबों की लिस्ट है, कि उसको कह दिया गया कि इसको पढ़ाया जाए, उसको लेके विवाद खड़ा करने का प्रयास है। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं भाई हम तो चाह रहे हैं कि जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, अच्छे से पढ़े। लेकिन इसमें भी जब राजनीति घुस जाती है तो वहीं से सारी दिक्कतों की शुरुआत होती है। नहीं, निश्चित रूप से दरअसल में क्या है कि अंग्रेजों के जाने के बाद में एक उदाहरण आपको तुर्की का देना चाहता हूं। जी। तुर्की जब अंग्रेजों से मुक्त हुआ तो वहां बैठक हुई दो चीजों पर, भाषा पर और शिक्षा पद्धति पर और सिस्टम पर। तो लोगों ने ये कहा, सुझाव दिया, जो भारत में सुझाव था वो वहां भी हुआ कि कम से कम 20 साल लगेंगे। तो जो उस समय तुर्की का प्रमुख था तो उसने कहा कि मान के चलिए कि आज 20 साल हो गए और कल से ना तो अंग्रेजी होगी, ना अंग्रेजी सिस्टम होगा, ना अंग्रेजी साहित्य होगा। और उन्होंने रातों रात अपनी भाषा जो भी है, मैं भूल गया उनकी भाषा, जी, हटा दिया। हमारे यहाँ अंग्रेज चले जरूर गए लेकिन सिस्टम पूरा छोड़ गए, न केवल उसका कार्यपालिका का सिस्टम जिसको अपन प्रशासनिक अमला कहते हैं, बल्कि पूरा सारा साहित्य, लिटरेचर, उनकी दफाएं, उनका कानून सारा का सारा छोड़ के चले गए। अब उस आधार पर वो भले ही चले गए, आज भी उनका झंडा उठाने वाले लोग मौजूद हैं और वो लागू होने नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सबसे पहले तो पूरी ताकत के साथ अंग्रेज जो चले गए उनको तो हमको नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल भी। हमको अपना कुछ चाहिए, अपनी भाषा चाहिए, अपना जीवन शैली चाहिए, हमको अपना विकास चाहिए, हम आगे बढ़ सकें, उस पर होना चाहिए। दूसरा, राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों अलग अलग होती है। हमारे यहाँ कुछ राजनेताओं ने गड्ढमड्ढ कर लिया राजनीति और राष्ट्रनीति। राष्ट्रनीति तो उन्होंने घर में जेब में रख दी, अब वो सारा का सारा काम करते हैं। भाई चुनाव 5 साल में एक दिन होते हैं, उनको रात दिन वो चुनाव हावी रहता है, उस चुनाव से ऊपर कोई राजनेता उठ ही नहीं पाता, कोई बातें नहीं कर पाता। दुनिया में कितने ऐसे देश हैं इलेक्शन को छोड़ करके जब उनके देश की बात आती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ रहते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये स्थिति है कि आतंकवादी हमलों में भी एक रास्ता अलग जा रहा है और दूसरा रास्ता अलग जा रहा है। और तो और ऐसे उदाहरण भी हमने इतिहास में देखे हैं कि आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं भारत के लोग। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों से हमको दूर होना होगा और दूर होकर के राष्ट्रनीति और राजनीति और दोनों को अलग रखना होगा, तब शिक्षा पद्धति में सुधार हो जाएगा। तो शिक्षा पद्धति बिल्कुल तो बुनियादी शिक्षा जो बचपन है नींव है, पहले उसको मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ से सब दुरुस्त हो गया तो फिर ऊपर तक पूरा मामला ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर गंगोत्री की सफाई होना चाहिए, गंगा की सफाई होना चाहिए तो गंगोत्री से होना चाहिए। देखिए मनोज जी, आजकल हम क्या है बच्चों पे बोझ लाद रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं कर रहे हैं। पहले आप देखिए, आप और हम पढ़ते थे 6 साल में प्रवेश होता था शिक्षा पद्धति में। अब क्या होता है, 2.5 साल का बच्चा होता है, चलने लगता है, बोलने लगता है कुछ सब, और उसको प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। अब तो ये स्थिति है कि शादी हुई और आदमी पहले बच्चे के पहले देखने लगता है स्कूल कौन सा चुने और अब एडमिशन कैसे होगा। चुनने के साथ साथ आप ये देखिए कि महंगी कितनी हो गई शिक्षा व्यवस्था, व्यवसाय हो गया है। इस व्यवसाय को भी रोकना होगा, एक कानून बनाना होगा, आपको एक अपना सिलेबस बनाना होगा, जो जिसकी जो मर्जी आती है, हर 4 किलोमीटर पे स्कूल बदलता है, सिलेबस बदल जाता है। तो ये सिलेबस क्यों बदल रहा है? सरकार को इस शिक्षा व्यवस्था में यदि बदलाव ही करना है तो शुरुआत यहीं से करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हम जब पढ़ते थे मनोज जी, हमने कई सालों तक तो किताबें नहीं खरीदी। एक पढ़ता था, दूसरी किताब ले लेता, दूसरे तीसरा ले लेता था, तीसरे से चौथा लेता था। एक व्यक्ति ने किताब खरीद ली, पूरा गांव पढ़ लेता था। मतलब जो सक्षम लोग थे उन्होंने पढ़ लिया, पूरा गांव पढ़ लिया उनने, कि हमने किताब खरीदी, हमने दे दी। और तब ये व्यवस्था थी कि आप किताब बेच नहीं सकते, विद्या चली जाएगी आपकी। बिल्कुल। तो ये समाज को गढ़ने का काम कर रहे थे ना आप एक मन में। अब आप बेच देते हो, आप उसको एक आपने 5,000 की पुस्तकें ले रहे हैं, 10,000 की पुस्तकें ले रहे हैं, अगली बार वो किसी के उसी स्कूल में किसी के काम की नहीं है वो आधी से ज्यादा। तो ये कौन देखेगा? ये काम सरकार का है, ये दायित्व सरकार का है। कोचिंग व्यवस्था किस तरह से आप प्रेशराइज कर रहे हो और क्या पढ़ा रहे हो, आप किताबी कीड़ा बना रहे हो बच्चों को। 24 घंटे पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, उनको ना खेलने कूदने का समय, बाकी बस्ते का वजन बढ़ता जा रहा है, बस्तों का वजन बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को इस सब चीज पर भी विचार करना चाहिए। हमने देखा है पिछली बार भी विचार हुआ था, लेकिन किसी ने अंकुश लगा पाए। एक हम जबलपुर में देखते हैं कि कलेक्टर कार्रवाई कर देते हैं कि स्कूल में, इसके बाद सब ठप हो जाते। तो ये माफिया पनप क्यों रहा है? यदि किसी को समाज सेवा करना है, यदि शिक्षा व्यवस्था ही करना है, तो उस दिशा में जाए। इसको इतना सवाल सरल कई बनाना सारे चाहिए। हैं, लेकिन फिर भी हम इतना ही कहेंगे जो दुष्यंत ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कम से कम सरकार ने उसकी शुरुआत तो की है, लेकिन जितनी जल्दी ये हो जाएगा बदलाव उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर शिक्षा में बदलाव एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हमेशा
मांग उठती रहती है, विरोध के स्वर भी उठते हैं, समर्थन में सुर उठते हैं। क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए, ये मुझे लगता है कि देश के शिक्षकों पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से तय करे कि इस देश का जो भविष्य युवा, जो बच्चा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, कि वो क्या पढ़े जिससे एक वो अच्छा नागरिक बने, जिससे एक जिम्मेदार नागरिक बने और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करे। और जहाँ तक सरकारों का सवाल है, तो सरकारों को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए और इस शिक्षा के जो व्यवसायीकरण हो रहा है उस पर लगाम कसे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।